सभी को नमस्कार। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती में स्कूल प्रबंधन का जो विषय है उसमें आज का हमारा टॉपिक है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डाइस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो आज हम देखते हैं डाइस, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इस फुल फॉर्म है ये इसकी डाइस की, और इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। तो हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म को दोबारा। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यहाँ पे 4 है, विशेष तौर से ध्यान रखें, ऑफ नहीं है। डाइस किन विद्यालयों के द्वारा भरा जाता है, क्यों भरा जाता है, कब भरा जाता है, और इसके भरने के पीछे उद्देश्य क्या है और भरने की प्रक्रिया क्या है, आज हम पूरा इसमें देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि पूरे देश में जितने जो जिले हैं, उन जिलों में जितनी जो स्कूलें हैं, उन सभी स्कूलों के द्वारा डाइस भरवाया जाता है भारत सरकार के द्वारा। और इस डाइस को भरने के पीछे उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत के जो विद्यालय है, उन विद्यालयों की जो मानवीय और भौतिक संसाधन है, उन संसाधनों से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि डाइस के माध्यम से, ये जो डाइस है, डाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों, ये सभी विद्यालय कौन से हैं हम आगे बात करेंगे, सभी विद्यालयों की भौतिक व मानवीय संसाधनों की सूचना एकत्रित की जाती है। देखिए, डाइस का जो वास्तविक जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जितने स्कूल है उनमें कितने मानवीय संसाधन है और कौन कौन से वहाँ पे भौतिक संसाधन है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, खेल का मैदान कैसा है, लाइब्रेरी कैसे है, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था कैसी है, तो ये सारी सूचनाएं, और टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, ये सारी सूचनाएं इस डाइस के माध्यम से भरी जाती है। तो डाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों की भौतिक वह मानवीय संसाधनों की सूचना, तो विशेष तौर से ध्यान रखना है, भौतिक और मानवीय संसाधन स्कूल में जितने भी होंगे उन सारी सूचनाएं हैं वो डाइस के माध्यम से भरी जाती है। ये जो डाइस है, इस डाइस की शुरुआत, डाइस पहली बार जब भरा गया था तो डाइस, DISC, डाइस की शुरुआत 1995, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, 1995 में न्यूपा, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूपा संस्था द्वारा यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से डाइस की जो शुरुआत थी वो 1995 में की गई थी। पहला ही क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पूछा भी गया है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। ये डाइस जो पहली बार भरा गया था, या डाइस की जो शुरुआत की गई थी वो 1995 में शुरुआत की गई थी। और इस डाइस को जो शुरुआत की गई थी वो आप सभी को पता होगा, न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली में एक संस्था है जो शैक्षिक नियोजन और प्रशासन की महत्वपूर्ण संस्था है, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। लेकिन इसमें जो वित्तीय सहयोग था वो यूनिसेफ का था, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनिसेफ, इस यूनिसेफ का वित्तीय सहयोग था, और यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया था, वित्तीय सहयोग से शुरू। तो डाइस की शुरुआत 1995 में न्यूपा संस्था द्वारा यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से इसको शुरू किया गया। यूनिसेफ जो है वो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करती है, तो उसको और यूनिसेफ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन दोनों को विद्यालयों से संबंधित बहुत सारे आंकड़ों की जरूरत थी। अब ये आंकड़े जब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में अलग अलग थे, तो इस प्रकार का निर्णय लिया गया कि एक इस प्रकार का कोई फॉर्मेट वो स्कूलों से भरवाया जाए, और उस फॉर्मेट से संपूर्ण प्रकार की सूचनाएं हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों के सहयोग से ये शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। तो इसको भारत सरकार ने शुरू किया था
न्यूपा संस्था थी और इसमें वित्तीय सहयोग था वो यूनिसेफ का था। न्यूपा NUEPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस न्यूपा संस्था के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। न्यूपा का EMIS विभाग, न्यूपा के जो कुल 10 विभाग है उनमें एक EMIS विभाग है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और ये भी क्या था, इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो न्यूपा का एक EMIS विभाग है, वह डाइस भरवाने का कार्य करता है। न्यूपा का EMIS विभाग डाइस भरने का कार्य करता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि न्यूपा का जो EMIS विभाग है वो इस डाइस को भरने का कार्य करता है। तो आप एक बार देखिए, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, डाइस की फुल फॉर्म। डाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों की भौतिक और मानवीय संसाधनों की सूचना एकत्रित की जाती है। डाइस की शुरुआत 1995 में न्यूपा संस्था द्वारा यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से शुरू की गई। भारत सरकार ने यह कार्य करवाया था। और ये न्यूपा का जो EMIS विभाग है वो डाइस भरने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि ये जो डाइस जो भरवाने का कार्य शुरू किया गया था, ये सर्वप्रथम डाइस 1995 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसको आपने देखा होगा DPEP, ये कई जगह लिखा होगा, कार्यक्रम के तहत भरवाया गया। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। इसमें क्या था कि डाइस की शुरुआत कब हुई थी, 1995 में, और डाइस सबसे पहले भरा गया कब, 1995 में। लेकिन कौन से कार्यक्रम में सबसे पहले भरा गया था, वो था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, DPEP। ये DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 1994 में शुरुआत हुई थी। यह है DPEP, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम 94। तो 94 में जो DPEP शुरू हुआ था, उसी ने अगले ही साल 1995 में ये जो डाटा जितने भी स्कूलों के थे उनको भरने का कार्य शुरू किया गया था। वैसे DPEP संपूर्ण भारत में नहीं था, कुछ जिलों में था। तो जिन जिलों में ये चलता था वहां तो इसके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित की जा रही थी। ये जो डाइस है, इस डाइस को 2003 और 4 से संपूर्ण भारत में सभी विद्यालयों के लिए लागू कर दिया गया। सभी विद्यालयों के लिए लागू। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो डाइस 1995 में स्कूलों के द्वारा जो भरना शुरू हुआ था वो DPEP प्रोग्राम के तहत सर्वप्रथम भरवाया गया था। यह संपूर्ण भारत में सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से कब किया गया था, यह किया गया था वर्ष 2003 और 4 से। 3 और 4 से ये सभी स्कूलों के अंदर अनिवार्य कर दिया गया था कि इसको आपको भरना ही भरना है। जब अनिवार्य किया गया था तो उससे पहले 2001 में डाइस का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया था। सॉफ्टवेयर व डाटा कैप्चर फॉर्मेट तैयार किए गए। तो डाइस 2003-4 से संपूर्ण भारत में सभी विद्यालयों के लिए लागू किया गया। जब 2003-4 में लागू किया गया, उससे पहले क्या किया था कि 2001 में डाइस का सॉफ्टवेयर, यानी इसको कंप्यूटराइज कर दिया था।
इसका डाइस का एक सॉफ्टवेयर बना दिया था, और जो स्कूलों से जो सूचना भरनी थी उसका एक फॉर्मेट दे दिया था, उसको बोलते हैं डाटा कैप्चर फॉर्मेट। पूछा जा सकता है डाइस का विद्यालय स्तर से जो सूचना एकत्रित करने का प्रपत्र है उसका क्या नाम है? डाटा कैप्चर फॉर्मेट। ये रहा डाटा कैप्चर फॉर्मेट, इसको बोलते हैं डीसीएफ। तो उस डीसीएफ के माध्यम से बुलाया जाता था। तो ये डीसीएफ कब तैयार हुआ था? 2001 में। ये जब डाइस था, DISE, डाइस प्राथमिक विद्यालयों व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों में लागू हुआ था। जैसे DPEP था या SSA था या उस समय कोई और योजना थी। तो कुल मिला के जो शुरुआत का जो डाइस था जो 1995 में भरना शुरू हुआ था, ये कक्षा 1 से 8 तक के लिए था। कौन सी कक्षा के लिए था? कक्षा 1 से 8। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है। अगर सीधा डाइस पूछा है उन्होंने, तो डाइस जो था वो प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा के जो उस समय योजनाएं या कार्यक्रम थे उन्हीं के लिए ये लागू किया गया था। यानी कक्षा 1 से 8 के जो विद्यालय थे उनमें संपूर्ण जो मानवीय और भौतिक संसाधनों की जो सूचनाएं थी उनको एकत्रित करने का कार्य इस डाइस के माध्यम से किया जाता था। तो कुल मिला के हमें ध्यान रखना है कि डाइस के माध्यम से विद्यालयों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, आधारभूत संरचना आदि से संबंधित संपूर्ण सूचनाओं को संकलन करने का कार्य इस डाइस के माध्यम से किया जाता था। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए डाइस था, उसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षा के लिए उस समय था सेमिस। क्या था उस समय? सेमिस, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो सेमिस, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सेकेंडरी जो स्कूल होते थे उनके लिए भरा जाता था। उनके लिए इस प्रकार से ये सेमिस जो था वो भरा जाता था। तो इस चीज का भी हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। ये जो सेमिस था, सेमिस माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए इसका मतलब ये था कि जिस प्रकार से डाइस प्रारंभिक शिक्षा के कक्षा 1 से 8 के लिए था, उसी प्रकार से सेमिस जो था वो कक्षा 9 से 12 के विद्यालयों के लिए था। यानी कुल मिला के अगर उस समय कोई माध्यमिक शिक्षा के कोई प्रोजेक्ट थे, यानी जैसे उस समय रमसा चलता था, रमसा की गतिविधियों व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए, तो ये कुल मिला के जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। और सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित जो भी उस समय प्रोजेक्ट चल रहे थे उनसे संबंधित जो गतिविधियां थी वो इसके माध्यम से भरी जाती थी। तो सीधा सीधा ध्यान रखें, डाइस कक्षा 1 से 8 और सेमिस ये जो था वो कक्षा 9 से 12 के लिए था। तो सेमिस और डाइस ये 9 से 12 के लिए था। अब क्या हुआ था कि जब डाइस भरा जा रहा था एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेमिस भरा जा रहा था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, तो भारत सरकार का जो न्यूपा का जो EMIS का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने इस डाइस को और इस सेमिस को दोनों को क्लब कर दिया और इसका नाम दिया यू डाइस। क्या नाम दिया? यू डाइस। अब ये बना यू डाइस।
और यू डाइस जो बना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो जो डाइस की फुल फॉर्म है उसके आगे और क्या लग गया, यूनिफाइड, यानी एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, ये यू डाइस बना। और यू डाइस में कौन कौन सी चीज थी, एक तो था डाइस प्लस सेमिस, और इन दोनों को मिला के क्या बना दिया, यू डाइस। और यू डाइस कब बना, 2012-13, वेरी इंपॉर्टेंट। यू डाइस कब बना, 2012-13। डाइस कब बना, 1995 95 में। और डाइस और सेमिस को मिला के यू डाइस कब बना, 2012-13। अब जो पहले से जो डाइस था और बाद का जो सेमिस था, इन दोनों को मिला के जब यू डाइस किया गया तो यू डाइस कक्षा 1 से 12 के विद्यालयों के लिए, अगर सीधा डाइस पूछा जाता है तो कक्षा 1 से 8 था, सेमिस पूछा जाता है तो 9 से 12 था, और यू डाइस पूछा जाता है तो कक्षा 1 से 12 है। तो डाइस, ये जो डाइस था वो कक्षा 1 से 8 अभी बताया था मैंने, सेमिस जो था वो 9 से 12 है। तो 1 से 8 और 9 से 12 को क्लब करके यू डाइस बनाया, और यू डाइस कक्षा 1 से 12, वेरी इंपॉर्टेंट, कब बना, 2012-13 में। यू डाइस की नोडल एजेंसी, यानी यू डाइस जो भरवाने का कार्य है वो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। यू डाइस राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा भरवाया गया या भरवाया जाता था। तो इसका मतलब ये यू डाइस की क्या है, नोडल एजेंसी। यू डाइस की क्या है, नोडल एजेंसी। पूछा जा सकता है, डाइस की नोडल एजेंसी भी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद ही थी, जो एसएससी की नोडल एजेंसी थी वो ही डाइस की नोडल एजेंसी थी। और जब ये जो डाइस था, ये जो सेमिस था, और ये जो यू डाइस बना है, तो इस डाइस की नोडल एजेंसी थी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, सेमिस की थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद। और जब क्लब किया तो ये इसका नोडल एजेंसी का कार्य एक ही एजेंसी को सौंपा, वो किसके पास, जो एसएससी की नोडल एजेंसी थी उसी के पास रख दिया। और एसएससी की नोडल एजेंसी कौन थी, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो डाइस की भी नोडल एजेंसी कौन रहा, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो इस प्रकार से ये यू डाइस का कार्य भी किया गया। यू डाइस भी किसके द्वारा, यू डाइस भी न्यूपा का जो यू डाइस किसके द्वारा विकसित किया गया, न्यूपा के EMIS विभाग द्वारा विकसित। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूपा का तो पूछा ही गया है, न्यूपा का कौन सा विभाग, EMIS विभाग। EMIS वैसे हमारे सिलेबस में अलग से भी है, तो हम अगले टॉपिक जब पढ़ेंगे तो EMIS में भी देखेंगे हम। तो ये पूछा जा सकता है, यू डाइस जो है वो न्यूपा के कौन से विभाग द्वारा विकसित है, EMIS विभाग के द्वारा इसको विकसित किया गया है। आइए यहां पे हम एक छोटा सा जो कंफ्यूजन है उसको दूर करते हैं। देखिए डाइस, इसकी नोडल एजेंसी सेमिस, इसकी नोडल एजेंसी, और यू डाइस इसकी नोडल एजेंसी। वैसे कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहता है हमेशा ही, तो वो दूर करने के लिए डाइस, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन में था
तो ये इसकी नोडल एजेंसी थी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। इसकी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, और इसकी भी रखा राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो अब किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डाइस की नोडल एजेंसी, चूंकि डाइस एलिमेंट्री एजुकेशन में भरा जाता था, तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन की जो काउंसिल थी, यानी जो सर्व शिक्षा अभियान की जो नोडल एजेंसी थी, वो ही डाइस की नोडल एजेंसी थी, और वो ही बाद में यू डाइस की भी नोडल एजेंसी थी। यू डाइस की नोडल एजेंसी भी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, और डाइस की भी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद। बीच में कुछ समय के लिए जब सेमिस भरा जाता था, तो उसकी, क्योंकि सेमिस किसके लिए था? सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था। देखिए नाम से पता चल रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब सेकेंडरी एजुकेशन के लिए था, तो उसकी परिषद जो थी वो माध्यमिक शिक्षा परिषद थी, यानी सेकेंडरी एजुकेशन की जो, यानी रमसा की जो नोडल एजेंसी थी, उसके द्वारा भरा जाता था। अब मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का कोई आपको कंफ्यूजन है। डाइस की नोडल एजेंसी, सेमिस की नोडल एजेंसी और यू डाइस की नोडल एजेंसी। अब बाद में आपके आता है यू डाइस प्लस, यू डाइस प्लस, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्तमान में जितने भी जो विद्यालय है, वर्तमान में जो जितने भी विद्यालय है, उनको यू डाइस भरना होता है, और यू डाइस का अब वर्तमान में जो नाम है वो कर दिया गया है यू डाइस प्लस। क्या नाम कर दिया गया है इसका? यू डाइस प्लस। कब से किया गया है? शुरुआत 2018-19 से। वेरी इंपॉर्टेंट, शुरुआत कब हुई इसकी? 2018-19। इसका मतलब यह है कि जब एसएसए और रमसा को मिलाकर समसा किया गया, तो उस समय से फिर हमारे सामने एक नई चीज आती है यू डाइस प्लस। आइए हम तीनों कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। देखिए दोबारा लिख लेते हैं। डाइस की शुरुआत 1995, यू डाइस की शुरुआत 2012-13, और यू डाइस प्लस, यानी ये एक नया जो है पोर्टल के रूप में लॉन्च हो गया। अब जितने भी जो स्कूल है, चाहे वो कोई सा भी स्कूल हो, हर स्कूल को अपनी सूचनाएं जो पहले डाटा कैप्चर फॉर्मेट के माध्यम से ऑफलाइन दे रहा था, उन सारी सूचनाओं को कंप्यूटरीकृत करते हुए, उन सारी सूचनाओं को ऑनलाइन करते हुए एक पोर्टल तैयार किया गया, और उस पोर्टल का जो नाम रखा था वो नाम है यू डाइस प्लस। तो यू डाइस प्लस क्या है? जो पूर्व के जितने भी जो विद्यालयों के द्वारा जो सूचनाएं भरी जा रही थी, उनको 2018-19 से ऑनलाइन कर दिया गया है, और अब जितनी भी जो सूचनाएं वो ऑनलाइन भरी जा रही है। तो ऑनलाइन भरने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया था, उस पोर्टल का नाम क्या है? यू डाइस प्लस। और ये यू डाइस प्लस कब आया? 2018-19 में। अब किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों मैंने एक साथ लिख दिए हैं। और ये यू डाइस प्लस जो है, इसकी नोडल एजेंसी, यहां पे नोडल एजेंसी, इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। अब आप देख लें, डाइस की नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, सेमिस की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यू डाइस की नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, और यू डाइस प्लस इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। क्योंकि एसएसए और रमसा को जब मिला दिया गया था, एसएसए और रमसा को जब मिलाया गया, तो दोनों की जो नोडल एजेंसी थी उनको भी मिलाया गया, और प्रारंभिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद दोनों को क्लब करने के बाद निकला था स्कूल शिक्षा परिषद। तो यू डाइस प्लस की भी नोडल एजेंसी कौन सी होगी? स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर हो गई थी।
तो आप देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अब ये जो यू डाइस प्लस है, ये यू डाइस प्लस, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये रियल टाइम डाटा उपलब्ध, क्योंकि क्या हो गया था, ऑनलाइन हो गया था, कंप्यूटरीकृत हो गया था, तो रियल टाइम डाटा इसके माध्यम से हमें मिलना शुरू हो गया। तो ये था हमारा यू डाइस प्लस। ये इनकी इस प्रकार से शुरुआत हुई, ये तीनों के वर्ष है और ये इनकी नोडल एजेंसी है। अब हम देखते हैं यू डाइस प्लस में कौन कौन से अनुभाग है। वेरी इंपॉर्टेंट, यू डाइस प्लस में अनुभाग या जो विभाग है वो कितने विभाग है, 11 विभाग। और यू डाइस कितने, खुद ही 11 अंकों का होता है और 11 ही इसमें विभाग या प्रभाग या अनुभाग है। इसका मतलब यू डाइस में कुल कितने प्रकार की सूचनाएं भरी जा रही है, 11 प्रकार की सूचनाएं भरी जा रही है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू डाइस कितने अंकों का कोड है, 11 अंकों का। और यू डाइस में विद्यालय स्तर से जो सूचनाएं भरी जाती है उसके भी कितने प्रभाग इन्होंने अनुभाग किए हैं, वो भी है 11। पहला है विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय प्रोफाइल यानी विद्यालय की स्थापना कब हुई, उसका लॉन्गिट्यूड, उसका लेटीट्यूड, उसका स्थापना का वर्ष, उसमें उसका संस्था प्रधान, उसके ईमेल आईडी, उसके मोबाइल नंबर, वो सारी सूचनाएं जो है वो विद्यालय प्रोफाइल में भरी जाती है। विद्यालय प्रोफाइल के बाद है विद्यालय की भौतिक सुविधाएं, यानी विद्यालय के अंदर कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो सुविधाएं हैं, कमरे कितने हैं, लेट बाथ, खेल का मैदान, वो सारी जो सूचनाएं हैं वो इसमें भरी जाती है। विद्यालय की भौतिक सुविधाएं एवं उपकरण। तो विद्यालय में जो जो भौतिक सुविधाएं हैं, आज की डेट में जिस दिन आप इसको भर रहे हो उस दिन विद्यालय में जो जो भौतिक सुविधाएं, उन सारी सुविधाओं को इसमें भरना पड़ता है। तीसरा है इसमें शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ। विद्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ कितना है उसकी सारी सूचनाएं आपको इसमें भरना पड़ेगा। चौथा है इसका नामांकन, कि विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित है, और नामांकन के साथ इसका रिपीटर्स जो बच्चे हैं उनकी भी इसमें सूचना भरी जाती है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। विद्यालय स्तर से जो भी सुविधाएं विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही है उन सारी सुविधाओं का ब्यौरा आपको यहां पे देना पड़ेगा। फिर छठा है वार्षिक परीक्षा परिणाम। बोर्ड परीक्षा परिणाम के अलावा जो भी विद्यार्थियों को जो परीक्षा परिणाम है उसकी आप सूचना आपको यहां पे भरनी होगी। सातवां है बोर्ड परीक्षा परिणाम। तो ये तो जो बोर्ड की परीक्षा है उनके अलावा जो कक्षाएं हैं उनका वार्षिक परीक्षा परिणाम, और यहां पे सातवां है बोर्ड की परीक्षा परिणाम। आठवां है प्राप्ति एवं व्यय, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी राशि किसी भी प्रकार की कोई मिली है और उसमें से कितनी खर्च की जा चुकी है उसकी सूचनाएं। नौवां है व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, इसकी भी सूचना इसमें भरी जाती है। विद्यालयों में किसी भी प्रकार का वोकेशनल एजुकेशन का कार्यक्रम अगर जारी है तो इसकी सूचनाएं आपको यहां पे देनी है। 10वां है पीजीआई इंडिकेटर, और 11वां है विद्यालय सुरक्षा, स्कूल सेफ्टी। तो ये इस प्रकार से कुछ जो है 11 इसके अनुभाग है। दोबारा देख लीजिए,
U22 प्लस में अनुभाग, U22 प्लस में कितने अनुभाग है? 11 अनुभाग है। विद्यालय से संबंधित कितने प्रकार की सूचनाएं? 11 प्रकार की सूचनाएं। कौन कौन सी 11? ये पूछा जा सकता है आपको, ऐब है, सैद है, या मिलान करवा सकता है, तो आप एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। पहला है विद्यालय प्रोफाइल। विद्यालय की प्रोफाइल से संबंधित है, मतलब विद्यालय का जो प्रथम जो विवरण होता है पृष्ठ का, विद्यालय स्थापना, उसका उसमें जो शिक्षक या जो आपका संस्था प्रधान है उसका नाम, मोबाइल नंबर, उसका स्कूल का ईमेल आईडी, ये सारी सूचनाएं। दूसरा विद्यालय की भौतिक सुविधाएं और उपकरण, कौन कौन सी भौतिक सुविधाएं, उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, एनरोलमेंट और रिपीटर्स कितने का है, विद्यार्थियों को कौन कौन सी सुविधाएं विद्यालय स्तर से प्रदान की जा रही है, वार्षिक परीक्षा परिणाम क्या रहा है, बोर्ड का परीक्षा परिणाम क्या रहा है, स्कूल में को कितनी राशि प्राप्त हुई और उसमें से कितना एक्सपेंडिचर व्यय किया जा चुका है, वोकेशनल एजुकेशन में बच्चे कितने नामांकित है, कौन कौन सी ट्रेड है, ये सारी चीजें। पीजीआई इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडिकेटर्स, ये नीति आयोग के कुछ इंडिकेटर्स है। पीजीआई इंडिकेटर नीति आयोग के कुछ इंडिकेटर्स है, उसकी सूचना भी इसमें भरी जाती है। और विद्यालय सुरक्षा, स्कूल सेफ्टी से संबंधित भी इसमें अनुभाग जोड़ा गया है। तो U22 प्लस है, इसमें टोटल कितने अनुभाग है? 11। कौन कौन से हैं? ये अनुभाग है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, U22 प्लस का क्षेत्र, एरिया, या कुल मिला के कौन कौन से विद्यालयों के द्वारा ये U22 भरा जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें बता दूं, U22 का जो एरिया है वो संपूर्ण देश में सभी सरकारी विद्यालयों के द्वारा, यानी पहली बात है कि सभी सरकारी विद्यालय, सभी गैर सरकारी विद्यालय, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो चाहे वो गैर मान्यता प्राप्त हो, उसके द्वारा इसको भरा जाएगा। मदरसा बोर्ड के अधीन संचालित विद्यालय, CBSE बोर्ड के अधीन संचालित विद्यालय, चाहे वो केवी हो, चाहे वो नवोदय हो, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, इनके द्वारा भरा जाता है। रेलवे स्कूल, जो तिब्बतियन स्कूल है, उनके द्वारा भी इसको भरा जाता है। श्रम मंत्रालय के द्वारा अगर कोई विद्यालय संचालित है उसके द्वारा उसको भी भरा जाता है। सोशल वेलफेयर या ट्राइबल वेलफेयर के माध्यम से कोई विद्यालय संचालित है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल जो स्कूल है, उनके द्वारा भी इसको भरा जाएगा। तो कुल मिला के ऐसे स्कूल जो कक्षा 1 से 12 के हैं और वो स्कूल जो 6 घंटे से अधिक का शिक्षण कार्य करवाते हैं, वो सारे स्कूलों को इसको भरना होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से स्कूल है। सभी राजकीय या सरकारी विद्यालयों द्वारा, अब बात आती है सभी राजकीय विद्यालय या सरकारी जो विद्यालय है वो कक्षा 1 से 12 का हो सकता है, 1 से 5 का हो सकता है, 5 से 8 का हो सकता है, फिर 9-10 का हो सकता है, 11-12 का हो सकता है, 1 से 10 का हो सकता है, 6 से 10 का हो सकता है, 6 से 12 का हो सकता है, 9 से 12 का हो सकता है। कैटेगरी चाहे कोई सी भी हो, लेकिन उसमें कौन सी क्लास हो? 1 से 12। 1 से 12 अध्ययन कराने वाले सभी सरकारी विद्यालयों के द्वारा इसको भरा जाता है। दूसरा है सभी गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा, सभी गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा, अब वो चाहे मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त, जिनमें कक्षा 1 से 12 का अध्ययन यहां भी होता हो। फिर तीसरा CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त या संबद्धता प्राप्त, CBSE से जो भी एफिलेटेड स्कूल होगा, जैसे केंद्रीय विद्यालय यानी केवी, केंद्रीय विद्यालय, इनको भी भरना पड़ता है। जैसे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, इन सारों को भी भरना पड़ता है। चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, इन सारी स्कूलों को भरना पड़ता है।
नेक्स्ट है मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय। तो मदरसा बोर्ड के द्वारा भी अगर कोई विद्यालय संचालित है तो उसको भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। रेलवे स्कूल, सेंट्रल रेलवे के जो स्कूल है उनको तिब्बत स्कूल, तिब्बतियन जो स्कूल है उनको भी इसको भरना पड़ेगा। तो कुल मिला के कोई सी भी स्कूल है जो 6 घंटे या उससे ज्यादा जो है उन सारों को भरना पड़ रहा है। इसके साथ साथ तिब्बत स्कूल के साथ साथ आश्रम स्कूल, तो कुल मिला के इन सारे जो स्कूल है उनको भरना पड़ता है। 6 घंटे शिक्षण कार्य, ध्यान रखें 6 घंटे शिक्षण कार्य करवाने वाले विद्यालय। तो इसमें लगभग सारी कैटेगरी अब इसमें शामिल होगी। अब आप एक दोबारा देख लेते हैं U-DICE+ का क्षेत्र या कौन कौन से विद्यालय इसको भरेंगे। तो सबसे पहले सभी राजकीय विद्यालय या सरकारी विद्यालय जो कक्षा 1 से 12, 1 से 5, 5 से 8, 1 से 8 यानी जितनी भी प्रकार की इसकी कैटेगरी हो सकती है सारे सरकारी विद्यालयों को भरना पड़ेगा। सारे गैर सरकारी विद्यालयों को भरना पड़ेगा, वो चाहे मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जो संबंधता प्राप्त विद्यालय हैं, केवी है, नवोदय है, या इस प्रकार सैनिक स्कूल है या रेलवे स्कूल है या इस प्रकार के कोई अदर और स्कूल है तो उनको भरना पड़ेगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल उनको भरना पड़ेगा। तिब्बतियन स्कूल है, आश्रम स्कूल है या गैर आश्रम स्कूल है। तो कुल मिला के ऐसे स्कूल जो 6 घंटे जो शिक्षण कार्य करवाते हैं उन सभी विद्यालयों को U-DICE भरना होता है। तो आप एक बार देखिए दोबारा पुनः इसको। नेक्स्ट है U-DICE भरने की प्रक्रिया। U-DICE भरने की प्रक्रिया प्रोसेस कैसे होती है, या U-DICE+ भरने की प्रक्रिया प्रोसेस इसकी कैसे होती है, कौन भरता है और किस प्रकार से ऊपर की ओर जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, मैं यहां से इसको शुरू करता हूं और ऊपर की ओर ले जाऊंगा। सबसे पहले ये भरा जाता है विद्यालय स्तर से। किस स्तर से भरा जाता है? विद्यालय स्तर से। वर्तमान में कैसे भरा जाता है? ऑनलाइन भरा जाता है, कंप्यूटरीकृत हो गया, इसीलिए उस पोर्टल का नाम क्या था? U-DICE+। विद्यालय स्तर से उस पोर्टल पे भरना है। विद्यालय के बाद अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो विद्यालय स्तर के बाद आजकल आपका PEO स्कूल जो होता है, कौन सा स्कूल? PEO स्तर। अगर ग्रामीण स्तर क्षेत्र में है और शहर में है तो UCEEO स्तर। तो कुल मिला के ये आपका नोडल जो होता था, कुछ विद्यालयों के ऊपर जो एक क्लस्टर टाइप का बना होता था, संकुल बना होता था, जो 5, 7, 10 स्कूल है जिसके अंडर में होती है। आजकल आपने PEEO नाम जो सुना है, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। इस स्तर पे ये विद्यालय स्तर से PEO स्तर पे आ जाता है। PEO स्तर से, PEO को मैं बाद में कंसेप्ट या UCO का जो कंसेप्ट है वो बाद में मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा कि ये क्या है दोनों और इनको क्यों लाया गया था। इसके बाद आता है ब्लॉक स्तर। ब्लॉक स्तर, या हम इसको इस प्रकार से कहें कि हमारा ब्लॉक का है CBEO। तो ये आ गया कौन से? CBEO कार्यालय में या ब्लॉक स्तर के कार्यालय में। ब्लॉक स्तर से ये कहां चला गया? जिला स्तर। जिला स्तर, जिला स्तर पे हमारा कौन सा कार्यालय है? DPC/ADPC। ये जब हम समसा पढ़ेंगे या रमसा पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीजें क्लियर होगी। जिला स्तर, जिला स्तर से ये कहां चला गया? ये चला गया राज्य स्तर पर। और यहां पे इंपॉर्टेंट, राज्य स्तर
और मैंने कहा था राज्य स्तर पे इसकी जो नोडल एजेंसी है वो वर्तमान में है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। तो राज्य स्तर पे वर्तमान में कौन है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर, ये इंपॉर्टेंट। तो राज्य स्तर पे जो विद्यालय स्तर से जो यूडाइस भरना शुरू हुआ था उसको राज्य स्तर पे कौन अंतिम रूप से इसको भर रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। या विद्यालय स्तर से जो भरा हुआ था वो किसके पास आ रहा है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के पास। और यहां से किसके पास चला जाता है? राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था थी न्यूपा, किसके पास चला गया? न्यूपा के पास। और न्यूपा के पास से ये चला जाता है भारत सरकार के पास, यानी भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके पास। या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी अगर भारत के आंकड़ों की जरूरत होती है, जैसे यूएनओ को या यूनिसेफ को बार बार जरूरत पड़ती है, वो वैश्विक स्तर पे कोई स्टडी करता है पूरे भारत के स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की, विद्यार्थियों की, शिक्षकों की, आधारभूत संरचना की, बच्चों के रुकने की, ठहराव की, किसी भी प्रकार की अगर उसको सूचना चाहिए होती है तो वो भारत स्तर से वो जो सूचना है वो न्यूपा से ले लेता है। तो ये जैसे यूएनओ या यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं उनको भी सूचना अगर पहुंचाने का कार्य है तो वो यहां से चला जाता है। तो ये इस प्रकार से भरने की प्रक्रिया विद्यालय स्तर पे विद्यालय का जो संस्था प्रधान है वो भरता है। वो भर के जब इसमें विशेष तौर से इस चीज को ध्यान रखना है कि जब संस्था प्रधान इसको भरता है तो जो हमारा जो ऑनलाइन जो कंप्यूटरीकृत जो किया गया उसका एक फॉर्मेट निकल के बाहर आ जाता है। मैं बताता हूं आपको, इस प्रकार का एक फॉर्मेट हमारे के पास, इस प्रकार का एक फॉर्मेट हमारे पास आता है। इस फॉर्मेट में क्या करते हैं कि पहले जो कंप्यूटरीकृत जो डेटाबेस जो डीसीएफ है वो इस प्रकार का होता है। इसमें सारी सूचनाएं जो संस्था प्रधान है वो भर देता है, इसको प्रमाणित कर देता है और इवन एसएमसी या एसडीएमसी के 2 गैर शिक्षक सदस्यों से भी इसमें भी साइन करवा लेता है। तो एसएमसी और एसडीएमसी के कितने गैर शिक्षक सदस्य? 2। यानी कुल मिला के जो संस्था प्रधान ने जो भरा है उसका प्रमाणीकरण एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों के द्वारा भी कर दिया जाता है। और इसको करने के बाद ये सारी सूचनाएं ऑनलाइन यहां से हो जाती है, यहां से पीओ के पास जाती है, पीओ से ब्लॉक के जाती है, ब्लॉक से जिले में जाती है, जिले से राज्य में जाती है और राज्य से न्यूपा में जाती है, न्यूपा से भारत सरकार के अंदर चली जाती है। भारत सरकार का जो शिक्षा मंत्रालय है वो फिर इन आंकड़ों के आधार पे पूरे भारत में जो शिक्षा की नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं हैं उनको बनाने का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं यहां पे जो विद्यालय स्तर से जो सूचना भरी गई थी उसको राज्य स्तर पे एकत्रित करने का कार्य कौन करता है, ये पूछा जा सकता है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। यानी क्वेश्चन पूछ ले कि राज्य स्तर पे या राजस्थान में यूडाइस के जो आंकड़े हैं उनको एकत्रित करने की जो नोडल एजेंसी है वो कौन है? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। और इस भरे हुए आंकड़े होते हैं वो न्यूपा को भेज दिए जाते हैं। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस डाइस को भरने में 5% का एक नियम काम करता है। यानी जैसे ही आप डाइस भरते हो तो उन डाइस के आंकड़ों को उच्च स्तर का जो होगा, जैसे इसने भरा, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, तो ब्लॉक स्तर और जिला स्तर इनको कहा जाता है कि जो आपके नीचे के स्तर से जो आपके पास आंकड़े आ रहे हैं उनमें से 5% आंकड़ों की आप सैंपल चेकिंग दोबारा कर सकते हैं, अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो इसमें कितने प्रतिशत आंकड़ों की सैंपल चेकिंग की जाती है? 5%। तो 5% का इसका नियम है कि 5% आंकड़ों की आप चेकिंग, इसकी सैंपल चेकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी स्कूल ने क्या भरा है तो आप इसको आप चेक कर लीजिए, क्रॉस इसको टैली कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो 5% का नियम इसमें काम करता है। और यदि कोई स्कूल ये आंकड़े भरता ही नहीं है तो इसकी शिकायत आप जिला कलेक्टर के यहाँ पे कर सकते हैं। तो आंकड़े अगर कोई स्कूल या यूडाइस समय पे नहीं भरता है तो इसकी शिकायत की जा सकती है जिला कलेक्टर को। लेकिन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये यूडाइस भरी कब जाती है, इसकी आधार तिथि क्या है। यूडाइस भरने की आधार तिथि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये है 30 सितंबर। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक विद्यालय के द्वारा जो उसकी 30 सितंबर की दिनांक को उसके पास जो आधारभूत संरचना है, उसके पास जो विद्यार्थी है, उसके पास जो शिक्षक है,
या कुल मिला के उसके पास जो भी संसाधन भौतिक और मानवीय है, उनके आधार पे उसको अपना यूडाइस, जो इस प्रकार का जो कैप्चर फॉर्मेट है, उसमें सारी सूचनाएं भरनी होती है। लेकिन इस यूडाइस को भरने की आधार तिथि, यानी कौन सी दिनांक की इसमें सूचनाएं भरें, तो इसमें हम जो सूचनाएं भरते हैं वो भरते हैं 30 सितंबर की आधार तिथि की। कौन सी तारीख? 30 सितंबर। इसलिए 30 सितंबर यूडाइस। तो कुल मिला के कई जगह बोला भी जाता है कि आज यूडाइस दिवस है। क्यों? क्योंकि आज 30 सितंबर है और आज हमें इस आधार तिथि के आधार पे आज हमें यूडाइस भरना होता है। जब ये 30 सितंबर को यूडाइस विद्यालय स्तर से भरा जाता है और कहा जाता है कि महीने भर में ये जिला स्तर पे पहुंच जाना चाहिए, तो ये 30 अक्टूबर तक जिला स्तर तक पहुंचाना होता है। लेकिन आजकल इस तिथि का कोई औचित्य ज्यादा रहा नहीं गया है, क्योंकि सारी सूचनाएं क्या हो गई है? ऑनलाइन हो गई है। तो हमें ध्यान रखना है कौन सी तिथि? 30 सितंबर की तिथि को ध्यान रखना है, जो इसकी आधार तिथि है। आइए अब हम देखते हैं डाइस या यू डाइस कोड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू डाइस कोड कितने अंकों का? 11 अंकों का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यू डाइस कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का होता है। कोड कितने अंकों का होता है? 11 अंकों का। आपने अगर इसको देखा है, और अभी मैंने डीसीएफ दिखाया था, उसमें आपने देखा होगा कि प्रत्येक स्कूल के द्वारा जब वो डीसीएफ भरा जाता है तो उसके ऊपर ही ऊपर एक इस प्रकार का कॉलम होता है। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये इस प्रकार के 11 कॉलम होते हैं। तो इसका मतलब यू डाइस कोड कितने अंकों का है? 11। अब इसमें 0, 8, 22, 33, 66, 888। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई न कोई एक स्कूल का कोड हो सकता है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो 11 डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई कहते साहब आपने यहाँ तो 0 भरा है, ये राजस्थान के संदर्भ में 0 हो सकता है, क्योंकि राजस्थान का यू डाइस कोड है वो 08 है। वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का जो ये शुरुआत का जो राज्य कोड है, ये कितना है? राजस्थान का राज्य कोड 08 है। तो ये तो होता है 2 शुरुआत के अंक होते हैं, ये होते हैं राज्य के लिए। किसके लिए? ये शुरुआत के 2 अंक राज्य के, ये 2 अंक जिला के, ये 2 अंक ब्लॉक के, ये 3 अंक गांव के या वार्ड के, और लास्ट के ये 2 अंक विद्यालय के। तो ये इस प्रकार से होते हैं 11। देखिए पहले जो 08, ये यूनिवर्सल है। राजस्थान का जो यू डाइस के अंदर जो राजस्थान के जितने भी जो स्कूल होते हैं वो 08 से या 8 से शुरू होते हैं। तो 08 राज्य का, फिर ये उस जिले का होगा, जिले में भी ये ब्लॉक का होगा, ब्लॉक में ये गांव या कोई वार्ड है उसका होगा, और ये लास्ट वाले 2 विद्यालय के होंगे। लेकिन इस 11 अंकों को डिवाइड किया गया इस प्रकार से कि ये जो शुरू के जो 4 अंक है, राज्य प्लस जिला, राज्य प्लस जिला के ये जो 4 0822, इनको बोला जाता है जिला कोड। क्या बोला जाता है? जिला कोड। और जिला कोड में अंक कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 अंक। वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी के ये जो 7 है, यहां से लेकर और यहां तक, इनको बोला जाता है विद्यालय कोड। तो यहां पे ये हो गया विद्यालय कोड। और ये कितने अंक का? 7 अंक का। कितने अंक का? 7 अंक का होता है। यहाँ पे देखिए यू डाइस कोड या यू डाइस प्लस कोड। यू डाइस कोड जो होता है वो वर्तमान में कितने अंकों का है? 11 अंकों का है। और यू डाइस में अनुभाग भी कितने थे? 11 थे। तो यू डाइस कोड 11 अंकों का है। इस 11 अंकों में से 2 बात आती है कि उस 11 अंकों में से जिले का कोड कितना है और विद्यालय का कोड कितना है। ये 2 भागों में बंटा होता है, जिले का कोड और विद्यालय का कोड। जब हम ये बात करते हैं तो जिले का कोड होता है शुरुआत के 4 अंक, यानी जिले के कोड होंगे वो 4 होंगे, और विद्यालय के लास्ट वाले 7 होंगे।
तो जिला कोड कितने अंक का? 4 अंक का। विद्यालय कोड कितने अंक का? 7 अंक का। वैसे इसमें जो अंक दिए गए हैं वो शुरुआत वाले 2 राज्य के हैं, 2 जिले के हैं, 2 ब्लॉक के हैं, 2 गांव के हैं, 3 गांव के हैं। तो यहां पे भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि इस यू डाइस में जो गांव है या जो वार्ड है उसके जो इसमें अलग से जो इसको अगर इस हिसाब से देखते हैं तो कितने हैं? ये 3 अंक है उसके। लेकिन इसको 2 विशेष चीजों के हिसाब से देखा जाता है, जिला कोड और विद्यालय कोड के आधार पे। तो देखिए आप इसमें यू डाइस भरने की आधार तिथि 30 सितंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। 30 सितंबर यू डाइस विद्यालय स्तर से भरा जाता है, भरना होगा। यू डाइस 11 अंकों का है। इन 11 अंकों में से शुरुआत के जो 4 अंक है ये तो है जिले का कोड, और लास्ट के जो 7 अंक है ये है विद्यालय का कोड। तो इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि इस प्रकार से इसको भरा जाता है। अब जब यू डाइस किसी भी विद्यालय के द्वारा भरा जाता है तो उसके बाद इस कोड को भरने के बाद, ये जो कोड है इसको भरने के बाद एक जनगणना का कोड भी भरा जाता है। वो कितने अंकों का होता है? वो 9 अंकों का होता है। तो अगर पूछ ले कि यू डाइस में जनगणना कोड यू डाइस में अगर जनगणना कोड भरा जा रहा है तो वो कितने अंकों का है? 9 अंकों का। कितने अंकों का? 9 अंकों का। तो ये इसका जो कोड है वो कोड इस प्रकार से इसको दिया गया है। यू डाइस भरने के लिए अभी मैंने बताया था, यू डाइस भरने के लिए डीसीएफ का उपयोग किया जाता है। तो किससे भरा जाता है? डीसीएफ से, डाटा कैप्चर फॉर्मेट। डीसीएफ का फुल फॉर्म क्या है? डाटा कैप्चर फॉर्मेट। और अभी मैंने आपको बताया था, तो इसमें जो सूचनाएं वो पूछ ले कि कौन सा प्रपत्र होता है, तो डाटा कैप्चर फॉर्मेट होता है, उसके माध्यम से ये सारी सूचनाएं भरी जाती है। ठीक है, संस्था प्रधान द्वारा भरी जाती है और एसएमसी और एसडीएमसी के 2 सदस्यों के द्वारा इसका चेकिंग की जाती है। कुल मिला के इसकी सूचनाओं के आधार पर हम प्रभावी मॉनिटरिंग का कार्य करते हैं, और राज्य स्तर पर इसकी जो नोडल एजेंसी है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है। अब हम देखेंगे यू डाइस के उद्देश्य, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू डाइस के उद्देश्य, यानी यू डाइस भरा क्यों जाता है। अब हमने इतनी जो बात की है इससे क्या काम आएगा? हमने जो इतनी सूचनाएं भरी, प्रत्येक विद्यालय की सूचनाएं भरी, प्रत्येक विद्यार्थी की सूचना भरी, प्रत्येक शिक्षक की सूचना भरी, आधारभूत संरचनाओं की सूचना भरी, वोकेशनल एजुकेशन की सूचना भरी, नामांकन की सूचना भरी, फिर हमने विद्यालयों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सूचना भरी, वार्षिक परीक्षा की सूचना भरी, बोर्ड की सूचना भरी, वोकेशनल एजुकेशन की सूचना भरी, पीजीआई जो इंडिकेटर्स है उनकी सूचना भरी, और विद्यालय का प्रोफाइल भरा। यानी 11 प्रकार के जो इतनी सूचनाएं हमने जो भरी थी उनसे क्या किया जाएगा। तो यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है जो थोड़ा सा विश्लेषणात्मक होगा। आपको सोचना पड़ेगा कि ये जितने भी प्रकार की यू डाइस से जो सूचनाएं भरवाती है भारत सरकार, जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसको जब भरवाया जाता है न्यूपा के सहयोग से, और न्यूपा का ईएमआईएस विभाग है, तो इन सूचनाओं के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन का कार्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन का कार्य किया जाता है। फिर जिला, ब्लॉक, संकुल और विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का आंकलन इसके माध्यम से किया जा रहा है। राज्यों को विभिन्न प्रकार की जो ग्रांट है वो इसके माध्यम से दी जा रही है। विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, पुस्तकालय, खेल मैदान या खेल की जो ग्रांट है वो इसके द्वारा दी जा रही है। साथ ही साथ शिक्षक प्रशिक्षण जो आयोजित करवाते हैं कि शिक्षक कौन कौन से प्रशिक्षित है, कौन कौन से अप्रशिक्षित है, तो इतने प्रकार के जो आंकड़े या सूचनाएं जो एकत्रित की जाती है उनके माध्यम से इसको करवाया जाता है। कुल मिला के शैक्षिक सुधार के विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम, योजना और नीतियों के निर्माण के लिए इस यू डाइस को भरवाया जाता है। तो आइए हम एक एक देखते हैं कि इसके उद्देश्य क्या है। राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल, यानी जो मैंने पीओ या यूसीओ कहा गया था जिसको सीआरसी बोला जाता है, संकुल, विद्यालय स्तर, तो कुल मिला के देखिए राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल और विद्यालय स्तर पर शैक्षिक स्थिति
शैक्षिक स्थिति का आकलन, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ही हम इतने प्रकार के आंकड़े एकत्रित कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे राज्य की, हमारे जिले की, हमारे ब्लॉक की, हमारे क्लस्टर की, हमारे विद्यालय की शैक्षिक स्थिति कैसी है, क्योंकि हमने इसमें विद्यार्थियों की सूचना भरवा ली, बच्चों की सूचना भरवा ली, बोर्ड परीक्षा परिणाम की सूचना भरवा ली, तो सारी चीजें आ जाती है। नामांकन भरवा लिया तो किस जिले में कितना नामांकन है, किस ब्लॉक में कितना नामांकन है, किस विद्यालय में कितना नामांकन है, उस पूरे डैशबोर्ड पे, यूडाइस का पोर्टल है, उस डैशबोर्ड पे इसमें दिखता जाता है। तो कुल मिला के पहला वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक स्थिति का आकलन। किसका आकलन कर पा रहे हैं हम? शैक्षिक स्थिति का आकलन इसके माध्यम से हम कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर व जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग, शैक्षिक नियोजन का कार्य। यानी हमें पूरे भारत के स्कूलों के जो आंकड़े अगर मिल जाती है तो पूरे भारत के स्कूलों के लिए हम योजना, नीति, निर्माण कार्यक्रम बना सकते हैं। राज्य के लिए राज्य सरकार अपना इस प्रकार के आंकड़े मिल जाते हैं तो वो बना सकते हैं। और जिले की भी जो वार्षिक कार्य योजना है, इसके आधार पर जिला भी अपनी जो वार्षिक कार्य योजना इसमें बना सकता है। नेक्स्ट है शैक्षिक सुधार करना। शैक्षिक सुधार करना, तो इसके माध्यम से जब हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं तो आंकड़ों के आधार पे अगर हमें लगता है कहीं नामांकन कम है तो हम नामांकन बढ़ा सकते हैं, कहीं बोर्ड परीक्षा परिणाम कम रहा तो उसको सुधारने के लिए हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं वो कर सकते हैं, कहीं हमें लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। तो कुल मिला के शैक्षिक सुधार की जो योजनाएं हैं उनको हम इसमें से लागू कर सकते हैं या शैक्षिक सुधार करने का कार्य कर सकते हैं। भौतिक व मानवीय संसाधनों का आकलन, हम देख सकते हैं कि हमारे पास कितने भौतिक संसाधन है और कितने मानवीय संसाधन है, उनका आकलन कर सकते हैं। तो राज्य, जिला, ब्लॉक, संकुल, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक स्थिति का आकलन हम कर सकते हैं, किस प्रकार की स्थिति है। हम राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर शैक्षिक नियोजन का कार्य कर सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल, हम जो प्लानिंग करनी है उसका कार्य कर सकते हैं। शैक्षिक सुधार का कार्यक्रम हम इन आंकड़ों के आधार पर कर सकते हैं। भौतिक और मानवीय संसाधनों का आकलन हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शिक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नीति, योजना आदि बनाना। तो अगर हमें हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं तो हम शिक्षा के कोई प्रोजेक्ट होगा, कार्यक्रम होगा, उसको बना लेंगे। शिक्षा में कोई नीति है उसको बना लेंगे, कोई योजना होगी उस आदि को बनाने का कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और भारत सरकार भी ऐसा ही करती है। जब आपने देखा होगा कि भारत सरकार का जब बजट आता है तो उसमें कहा जाता है कि शिक्षा पे इतना खर्च होगा, शिक्षा में इस योजना को लागू किया जाता है, बालिकाओं के लिए ये किया जाएगा, जो कमजोर वर्ग के बालक है उनके लिए ये किया जाएगा। तो ये सारे आंकड़े आते कहां से उनके पास? यूडाइस के माध्यम से। नेक्स्ट है कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करना। तो इनके पास जब आपने देखा था कि यूडाइस के माध्यम से, यूडाइस प्लस के माध्यम से हम जितने भी जो आंकड़े हैं वो पोर्टल पे अपडेट कर देते हैं। तो पोर्टल पे हमारे पास हमेशा ही रियल टाइम जो आंकड़े हैं, कंप्यूटरीकृत डाटाबेस, वो हमारे पास तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है रियल टाइम आंकड़े एकत्रित करना। यानी जैसे ही हम उस पर भरेंगे वो हमारे पास फ्लक्चुएट होंगे, वो हमें दिखेंगे। शिक्षक प्रशिक्षण, कितने शिक्षक प्रशिक्षित है, अप्रशिक्षित है, तो हम शिक्षक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की ग्रांट
खेल सामग्री आदि की आवश्यकताओं का पता लगाना, व योजना बनाना। तो कितने शिक्षक अप्रशिक्षित है उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, किस प्रकार की ग्रांट किसको चाहिए वो ग्रांट दी जाएगी। खेल सामग्री नहीं है, खेल का सामान नहीं है, तो खेल का सामान का अगर पता चलेगा कि इन स्कूलों में नहीं है या इतना पैसा चाहिए तो वो भी इसके माध्यम से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट है नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है शैक्षिक सुधार की योजनाएं बनाना, शैक्षिक सुधार की योजनाएं बनाना। शिक्षा में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, हमारे पास सारे आंकड़े होंगे तो हम शैक्षिक सुधार की योजनाएं बना सकते हैं। तो देखिए शिक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नीति, योजना आदि बनाना, कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार करना, रियल टाइम आंकड़े एकत्रित करना, शिक्षक प्रशिक्षण, अनुदान, खेल सामग्री आदि की आवश्यकताओं का पता लगाना व उनकी योजना बनाना, नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना, शैक्षिक सुधार की योजनाएं बनाना। हम शैक्षिक सुधार की जो योजना है उनको भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार द्वारा यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी भारत सरकार जब राज्यों को पैसा देती है, और आपने देखा होगा एसएसए, रमसा, समसा, अब वर्तमान में समसा में जो 60-40 के रेशियो से केंद्र सरकार 60% पैसा देती है, राज्य सरकार 40% पैसा अपनी तरफ से खर्च करती है। जो केंद्र का अंश और जो राज्यों का अंश है, तो केंद्र जो अपना पैसा देता है वो इन कोई भी राज्य जब पैसा लेने जाएगा तो पूछेगा भी आपने किस आधार पे ये हमें आंकड़े पेश किए हैं, तो वो आधार क्या होगा, यूडाइस के आंकड़े। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भारत सरकार द्वारा यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारें भारत सरकार से जो पैसा लाती है, वो पैसा लाती है तब वो आंकड़े दिखाती है, तो उसका आधार क्या माना गया है, यूडाइस के आंकड़े माना गया कि इन यूडाइस के आधार पर ही पैसा मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाना। तो जिले अपने जो एनुअल वर्क प्लान बनाते हैं, वार्षिक कार्य योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, जिले किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, किन चीजों में उनको आवश्यकता है, शिक्षक प्रशिक्षण में कितनी आवश्यकता है, खेल सामग्री में कितनी आवश्यकता है, स्कूल की जो ग्रांट है या कंपोजिट ग्रांट है उसमें कितनी आवश्यकता है, लाइब्रेरी ग्रांट है उसमें कितने पैसों की आवश्यकता है। तो कुल मिला के जिला स्तर पर जो वार्षिक कार्य योजना बनती है उसके आंकड़े भी कहां से लिए जाएंगे, यूडाइस के माध्यम से लिए जाएंगे। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान समसा, इस समसा में भी जो जितने भी प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है वो किसके माध्यम से, यूडाइस के माध्यम से। समग्र शिक्षा अभियान की सूचनाएं एकत्रित करना। तो ये इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो है वो इसके उद्देश्य हैं। एक इसमें है जो विद्यालय कर्मोन्नति, विद्यालय कर्मोन्नति की योजना बनाना। तो ये इस प्रकार से अनेकों प्रकार के कार्य हैं जो यूडाइस के माध्यम से, यानी यूडाइस के ये लक्ष्य या यूडाइस के ये उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, यूडाइस या डाइस या यूडाइस प्लस। तो बहुत कंफ्यूजन वाली सी स्थिति है,
आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इसमें सारी चीजें मैंने क्लियर की है। आइए हम इसको अंतिम 5 मिनट में इसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं शुरू से। ये था जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, फुल फॉर्म क्या? डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। ये 2 नंबर का पूछा गया, डाइस की फुल फॉर्म। डाइस के माध्यम से सभी विद्यालयों की भौतिक व मानवीय संसाधनों की सूचनाएं, यानी उनकी फिजिकल और कोई भी मानवीय संसाधन, उन सारी सूचनाएं किसके माध्यम से? डाइस के माध्यम से। डाइस की शुरुआत कब की गई थी? 1995 में। पूछा गया है किसके द्वारा की गई थी? न्यूपा के द्वारा की गई थी। भारत सरकार ने किसके माध्यम से, किस संस्था के माध्यम से करवाया था? न्यूपा के माध्यम से करवाया था। न्यूपा का कौन सा विभाग है जो यू डाइस की सूचना एकत्रित करता है? EMIS विभाग। न्यूपा का वित्तीय सहयोग किसने किया था? यूनिसेफ ने। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। संस्था द्वारा यूनिसेफ के वित्तीय सहयोग से। कौन सी संस्था थी? यूनिसेफ थी, और भारत सरकार ने इसको शुरू करवाया था। न्यूपा का EMIS विभाग, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूपा का EMIS विभाग डाइस भरने का कार्य करता है। सर्वप्रथम डाइस 1995 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। पूछा जा सकता कि सबसे पहले कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जिसमें इसको भरा गया था? 1995 में तो भरा गया था, लेकिन प्रोग्राम कौन सा था? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, यानी DPEP के तहत इसको भरवाया गया था। DPEP की फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। कब शुरू हुआ था? 1994 में। डाइस 2003-4 से, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे भारत में ये कब लागू किया गया था डाइस को? 2003-4 से, यानी संपूर्ण भारत में सभी जिले, जितने जिले हैं उनके सभी विद्यालयों में कब से शुरू किया गया? अनिवार्य रूप से 2003-4 से यू डाइस या जो डाइस है वो सभी विद्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू किया गया। 2001 में डाइस का सॉफ्टवेयर तैयार किया गया और इसका डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो मैंने अभी बताया था आपको, DCF, वो तैयार किया गया था। डाइस प्राथमिक विद्यालयों व प्राथमिक शिक्षा के कार्यक्रमों में लागू किया गया, जैसे DPP है या सर्व शिक्षा अभियान है, यानी कुल मिला के कक्षा 1 से 8 में, कक्षा 1 से 8 में डाइस भरा जाता था। सेकेंडरी एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सेमिस, ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था, इसके नाम से ही पता चल रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में यानी कक्षा 9 से 12 के लिए था, और इसमें साथ ही साथ रमसा की गतिविधियां, क्योंकि रमसा भी 9 से 12 के लिए था, तो ये माध्यमिक शिक्षा के लिए था। कुल मिला के यहाँ पे देखिए, डाइस कक्षा 1 से 8 के लिए और सेमिस था कक्षा 9 से 12 के लिए। फिर था यू डाइस, जो डाइस और जो सेमिस था उनको दोनों को मिला के बनाया यू डाइस, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, एकीकृत, दोनों को एक कर दिया, यानी डाइस और सेमिस को एक किया। डाइस था कक्षा 1 से 8 के लिए, सेमिस था 9 से 12 के लिए, और दोनों को मिला के क्या किया? यू डाइस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये यू डाइस कब बना था? 2012-13 में। यू डाइस कक्षा 1 से 12 के विद्यालयों के लिए था, ये कक्षा 1 से 12 के लिए आ गया, सभी के लिए आ गया, कक्षा 1 से 12 के लिए। यू डाइस राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा भरवाया गया, यानी इसकी यू डाइस की जो नोडल एजेंसी थी, आगे बताऊंगा, वो इसकी नोडल एजेंसी थी। यू डाइस न्यूपा के वही EMIS विभाग है, वही इसको भरवाता है। यहाँ पे आप देखिए, डाइस की नोडल एजेंसी राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर, सेमिस की नोडल एजेंसी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, यू डाइस की नोडल एजेंसी है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। लेकिन जब ये यू डाइस प्लस हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ फिर एक नई बात आई कि यू डाइस, पहले था डाइस, फिर था इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा सेमिस, दोनों को मिला के बना यू डाइस, और उसके बाद आया यू डाइस प्लस, जो पोर्टल है यू डाइस प्लस। इसकी शुरुआत हुई है 2018-19 से। तो डाइस 1995 से, यू डाइस 2012-13 से, और यू डाइस प्लस 2018-19 से। और यू डाइस प्लस की जो नोडल एजेंसी है वो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। वर्तमान में यू डाइस प्लस को भरवाने का कार्य राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा किया जा रहा है, और इससे रियल टाइम डाटा जो है वो उपलब्ध हो रहा है। और ये जो यू डाइस प्लस है, ये पोर्टल है एक सूचनाओं को एकत्रित करने का। यू डाइस प्लस में कितने अनुभाग है? वेरी इंपॉर्टेंट, 11 अनुभाग है। कौन कौन से हैं? विद्यालय प्रोफाइल, विद्यालय की भौतिक सुविधाएं उपकरण, शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ, नामांकन, विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, वार्षिक परीक्षा परिणाम, बोर्ड परीक्षा परिणाम, प्राप्ति एवं व्यय, व्यावसायिक शिक्षा, PGI इंडिकेटर्स, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडिकेटर्स जो नीति आयोग ने बनाए हैं, उसकी सूचनाएं भी इसमें लेनी है, और विद्यालय सुरक्षा। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। यू डाइस का एरिया कौन से हैं? सभी राजकीय विद्यालय यानी सरकारी विद्यालय जो कक्षा 1 से 12 के हैं, सभी गैर सरकारी विद्यालय, मान्यता प्राप्त विद्यालय, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय जिनमें कक्षा 1 से 12 का अध्ययन करवाया जाता है, CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, रेलवे स्कूल, तिब्बतियन स्कूल, आश्रम स्कूल,
6 घंटे शिक्षण कार्य करवाने वाले सभी विद्यालय, यानी कुल मिला के सारे विद्यालयों के द्वारा ये भरा जाता है। यूडाइस को भरने की प्रक्रिया क्या है? विद्यालय स्तर से भरा जाएगा, पीओ या यूसीओ के पास जाएगा, फिर ब्लॉक में जाएगा, फिर जिले में जाएगा, फिर राज्य में जाएगा, फिर न्यूपा में, फिर भारत सरकार के पास। यूडाइस भरने की आधार तिथि वेरी इंपॉर्टेंट 30 सितंबर है। इसको यूडाइस दिवस भी बोला जाता है। 30 सितंबर यूडाइस विद्यालय स्तर से भरा जाता है। 30 अक्टूबर तक इसको जिला स्तर पे पहुंचाया जाता है। यूडाइस कोड, यहां से आप देखेंगे ये थोड़ा सा अभी तक इसमें से क्वेश्चन आया हुआ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इसमें से आ सकता है। यूडाइस कोड 11 अंकों का, और इन 11 अंकों में जो शुरुआत के 4 अंक है वो है जिला कोड, और लास्ट के जो 7 अंक है वो है विद्यालय के कोड। और इसमें यूडाइस में एक जनगणना कोड भी होता है, वो कितने अंकों का होता है? 9 अंकों का होता है। और यूडाइस अगर कोई विद्यालय नहीं भरता है तो आप जिला कलेक्टर को इसकी शिकायत कर सकते हैं। शिकायत कहां करेंगे हम? जिला कलेक्टर को। नेक्स्ट है यूडाइस भरने के लिए डीसीएफ का, डाटा कैप्चर फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था, लेकिन जब अब ऑनलाइन हो गया है तो विद्यालय स्तर से इसको ऑनलाइन कर दिया जाता है। लेकिन ऑनलाइन करने के लिए पहले वो डाटा किस में भरें? तो वो जो हमारा जो ऑनलाइन होता है उसी का एक प्रिंट निकल जाता है, जिसको डीसीएफ बोला जाता है। यूडाइस के उद्देश्य यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक एनालिटिकल क्वेश्चन आपके आ सकता है। यूडाइस के सीधे सीधे उद्देश्य हैं कि यूडाइस के आधार पे हम राज्य स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, संकुल स्तर और विद्यालय स्तर की शैक्षिक स्थिति का आकलन कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पे हम विभिन्न प्रकार की योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं होती हैं उनका हम क्रियान्वयन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं, फॉलोअप कर सकते हैं। राज्यों को वित्तीय सहायता इसके माध्यम से दी जा सकती है। भौतिक और मानवीय और शैक्षिक आवश्यकताओं का विद्यालय स्तर पे जो है वो आकलन किया जा सकता है। शिक्षक प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार की ग्रांट, खेल सामग्री, इनकी आवश्यकताओं को देखा जा सकता है और उनको प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही शैक्षिक सुधार के कार्यक्रम किए जा सकते हैं। भौतिक और मानवीय संसाधनों का आकलन इसमें किया जा सकता है। शिक्षा में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, नीति निर्माण, योजना बनाई जा सकती है। कंप्यूटरीकृत डाटाबेस तैयार किया जा सकता है। रियल टाइम आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण, अनुदान, खेल सामग्री आदि की आवश्यकताओं का आकलन, उनका पता लगाना और उनके आधार पर योजना हम बना सकते हैं। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित कर सकते हैं। और साथ ही साथ शैक्षिक स्तर की या शैक्षिक सुधार की योजनाएं बनाने का हम कार्य इसके माध्यम से कर सकते हैं। भारत सरकार द्वारा यूडाइस के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों को जितनी भी वित्तीय सहायता दी जाती है उसमें कौन से आंकड़े काम आते हैं? यूडाइस के। जिलों द्वारा वार्षिक कार्य योजना, वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों। समग्र शिक्षा अभियान की सूचनाएं और विद्यालय कर्मोन्नति। तो ये था आज का हमारा टॉपिक यूडाइस। आप सभी से निवेदन रहेगा कि फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन है, मैं विद्यार्थियों से बार बार अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखें। मेरे नंबर जो इसमें है उस पर आप निसंकोच कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी कोई अगर समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन जब पढ़ें तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ के साथ उसको पढ़ना है। इस प्रकार से पढ़ना है कि अगर इस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन हमारा आता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। ये जितने भी टॉपिक है उनके आपको सभी के जो क्वेश्चन होंगे वो बाद में आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।